भेंट। अगले दिन जागते ही अल्बर्ट ने सबसे पहले यह प्रस्ताव रखा कि वह और फ्रांस काउंट से मिलने जाए। उसने पिछली शाम ही उसे धन्यवाद दे दिया था, पर उसे लगा कि जिस सेवा के लिए उसने उसका उपकार किया था, उसके लिए उसे 2 बार धन्यवाद दिया जाना चाहिए। फ्रांस, जो भय से मिश्रित एक आकर्षण के कारण काउंट की ओर खींचता चला जाता था, अल्बर्ट के साथ गया, क्योंकि वह उसे अकेले उस व्यक्ति के पास जाने नहीं देना चाहता था। दोनों को बैठक कक्ष में ले जाया गया। 5 मिनट बाद काउंट प्रकट हुआ। मैं आज सुबह वही बात फिर दोहराने की अनुमति चाहता हूँ, अल्बर्ट ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, जो कल मैं पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सका, और वह यह कि आपने जो सहायता मुझे दी, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, और यह स्मरण रखूंगा कि मैं लगभग अपना जीवन आपको ही देनदार हूँ। मेरे प्रिय पड़ोसी, काउंट ने हंसते हुए उत्तर दिया, आप अपने ऋण को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। मैंने तो केवल आपकी यात्रा के खर्च में 20,000 फ्रांक बचा दिए, इससे अधिक कुछ नहीं किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उल्लेख के योग्य भी नहीं है। और जहाँ तक आपकी बात है, उसने जोड़ा, तो मैं आपके असाधारण धैर्य और शीतलता के लिए आपको बधाई देता हूँ। और मैं कैसे व्यवहार करता? अल्बर्ट ने कहा। मैंने स्वयं से यह मान लिया था कि मैं किसी विवाद में पड़ गया हूँ, और उसका परिणाम द्वंद्व के रूप में निकला है। मैं उन डाकुओं को यह दिखाना चाहता था कि संसार के हर देश में लोग लड़ते हैं, पर लड़ते हुए केवल एक फ्रांसीसी ही मजाक करता है। फिर भी चूंकि आपका उपकार कम नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूं कि क्या मैं स्वयं या अपने मित्रों अथवा परिचितों के माध्यम से कभी आपके किसी काम आ सकता हूं। मेरे पिता मोरसेर्फ, जो मूलतः स्पेनी हैं, फ्रांस और स्पेन दोनों में उच्च पदों पर हैं। इसलिए मैं स्वयं को और उन सभी को जो मुझसे स्नेह रखते हैं, आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। ठीक है, काउंट ने कहा, मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं आपके इस प्रस्ताव की अपेक्षा कर रहा था, और इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं। मैं पहले ही आपसे एक बड़ी सहायता मांगने का विचार बना चुका था। कौन सी सहायता? मैं कभी पेरिस नहीं गया। मैं उस नगर को नहीं जानता। सचमुच? अल्बर्ट ने आश्चर्य से कहा। आप इतने समय तक पेरिस देखे बिना कैसे रह सके? यह अविश्वसनीय है। फिर भी ऐसा ही है। पर आपकी ही तरह मुझे भी लगता है कि अब बुद्धिमान संसार की राजधानी से अनभिज्ञ रहना मेरे लिए संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मुझे पेरिस के समाज से परिचित करा सकता, तो शायद मैं ये आवश्यक यात्रा बहुत पहले कर चुका होता। पर वहां मेरे कोई संबंध नहीं है। क्या? आप जैसे व्यक्ति के? अल्बर्ट ने कहा। आप बहुत कृपालु हैं, पर चूंकि मैं अपने लिए इससे अधिक कोई गुण नहीं मानता कि मैं धन में अगुआदो या रॉथस्चाइल्ड से प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं, और चूंकि मैं पेरिस शेयर बाजार में निवेश करने नहीं जा रहा, इसलिए यही विचार मुझे रोकता रहा। अब आपके प्रस्ताव के कारण मैंने निश्चय कर लिया है, तो क्या आप वचन देते हैं? ये कहते समय काउंट ने एक विचित्र मुस्कान के साथ कहा कि जब मैं फ्रांस आऊंगा, तब आप मेरे लिए उस समाज के द्वार खोल देंगे जहां मैं उतना ही विदेशी होऊंगा जितना कोई ह्यूरोन या कोचीन चाइनी। इस विषय में तो निसंकोच और पूरे मन से, अल्बर्ट ने उत्तर दिया। और भी इसलिए, मेरे प्रिय फ्रांस, मुझ पर अधिक हंसो मत, क्योंकि आज सुबह मुझे एक पत्र मिला है जो पेरिस के समाज में अत्यंत प्रतिष्ठित संबंधों वाले एक उत्तम परिवार से मेरे गठबंधन की बात करता है। विवाह द्वारा गठबंधन? फ्रांस ने हंसते हुए पूछा। हाँ, निश्चय ही। जब तुम पेरिस लौटोगे, तो मुझे वहां स्थिर और शायद पिता भी पाओगे। यह मेरी स्वाभाविक गंभीरता के अनुकूल होगा। क्या नहीं, किसी भी स्थिति में, काउंट, मैं फिर कहता हूं, मैं और मेरा परिवार पूरी तरह आपके लिए उपलब्ध हैं। मैं स्वीकार करता हूं, काउंट ने कहा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं बहुत समय से जिन योजनाओं पर विचार कर रहा था, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था।
फ्रांस को तनिक भी संदेह नहीं था कि ये वही योजनाएं थीं जिनका उल्लेख काउंट ने मोंटे क्रिस्टो की गुफाओं में संक्षेप में किया था। वह उसके चेहरे को ध्यान से देखता रहा, यह समझने के लिए कि उसे पेरिस किस उद्देश्य से ले जाएगा। पर उस व्यक्ति की आत्मा में झांकना अत्यंत कठिन था, विशेषकर तब जब वह उसे मुस्कान के आवरण में छिपा लेता था। आइए, काउंट, अल्बर्ट ने उत्साह से कहा, क्या यह उन धुंधली योजनाओं में से एक नहीं है जो यात्रा के समय बनाई जाती हैं और पहली ही हवा में उड़ जाती हैं? नहीं, काउंट ने कहा, मैं पेरिस जाना चाहता हूं। मुझे वहां जाना ही होगा। कब? तुम स्वयं कब वहां रहोगे? मैं? अल्बर्ट ने कहा, लगभग 15 दिन या 3 सप्ताह में। तो फिर, काउंट ने कहा, मैं तुम्हें 3 महीने देता हूं। और 3 महीने बाद? अल्बर्ट ने प्रसन्नता से कहा, आप मेरे द्वार पर दस्तक देंगे? क्या हम दिन और घंटे तक का निश्चय कर लें? काउंट ने कहा, मैं अत्यंत समयनिष्ठ हूं। दिन और घंटे तक, अल्बर्ट ने कहा, यह मुझे पूरी तरह स्वीकार है। तो निश्चय हुआ। काउंट ने दर्पण के पास लटके कैलेंडर की ओर हाथ बढ़ाया। आज 21 फरवरी है। उसने घड़ी निकाली। और सुबह के 10:30 बजे हैं। क्या मैं 21 मई को 10:30 बजे आ सकता हूं? पूर्णतः, अल्बर्ट ने कहा, नाश्ता तैयार होगा। आप कहाँ रहते हैं? हेल्दर मार्ग, संख्या 27। क्या वह अविवाहित आवास है? मैं बाधा तो नहीं डालूंगा? मैं अपने पिता के घर में रहता हूं, पर आंगन के पीछे, अलग निवास में। बहुत अच्छा। काउंट ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, हेल्दर मार्ग, संख्या 27, 21 मई, सुबह 10:30 बजे। अब उसने नोटबुक जेब में रखते हुए कहा, निश्चिंत रहिए, आपकी घड़ी की सुई मुझसे अधिक समयनिष्ठ नहीं होगी। क्या मैं प्रस्थान से पहले आपको देख पाऊंगा? अल्बर्ट ने पूछा। यह इस पर निर्भर करता है। आप कब जा रहे हैं? कल शाम 5 बजे। तो फिर मुझे आपसे विदा लेनी होगी। मुझे नेपल्स में कार्य है और मैं शनिवार की शाम या रविवार की सुबह से पहले नहीं लौटूंगा। और आप? काउंट ने फ्रांस की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप भी जा रहे हैं? हाँ। फ्रांस? नहीं, वेनिस। मैं इटली में 1-2 वर्ष और ठहरूंगा। तो पेरिस में भेंट नहीं होगी? मुझे भय है कि वह सम्मान मुझे नहीं मिलेगा। तो ठीक है, शुभ यात्रा, काउंट ने दोनों मित्रों से कहा और उन्हें हाथ दिया। यह पहला अवसर था जब फ्रांस ने उस व्यक्ति का हाथ छुआ और वह सिहर उठा। वह किसी शव के हाथ की तरह ठंडा था। एक बार फिर, अल्बर्ट ने कहा, तो निश्चय रहा, हेल्दर मार्ग, संख्या 27, 21 मई, सुबह 10:30 बजे। 21 मई, सुबह 10:30 बजे, हेल्दर मार्ग, संख्या 27, काउंट ने दोहराया। इसके बाद दोनों युवक काउंट से विदा लेकर चले गए। क्या बात है? अल्बर्ट ने पूछा जब वे उसके कमरों में लौट आए। तुम किसी बात में बहुत उलझे हुए लगते हो। हाँ, फ्रांज ने कहा, मुझे स्वीकार करना होगा कि काउंट एक विचित्र व्यक्ति है और पेरिस में तुमसे की गई उसकी भेंट को लेकर मैं चिंतित हूं। चिंतित? भेंट को लेकर? अल्बर्ट ने कहा, यह तो कभी नहीं सुना। क्या तुम पागल हो, मेरे प्रिय फ्रांज? पागल हो या न हो, पर मैं इसे टाल नहीं सकता। सुनो, अल्बर्ट ने कहा, मैं इस अवसर पर तुमसे यह बात कहना चाहता हूं। मुझे सदा लगा है कि तुम काउंट के प्रति कुछ ठंडे रहे हो, जबकि मेरी दृष्टि में वह हमारे प्रति हमेशा अत्यंत सौम्य रहा है। क्या तुम्हें उसके विरुद्ध कोई विशेष आपत्ति है? शायद।
क्या तुम उससे यहाँ मिलने से पहले कहीं मिले थे? ठीक यही। कहाँ? क्या तुम मुझे वचन देते हो कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलोगे? मैं वचन देता हूँ। सम्मान की शपथ पर। सम्मान की शपथ पर। ठीक है, तब मैं बताता हूँ। फ्रांज ने मोंटे क्रिस्तो द्वीप की अपनी यात्रा का वर्णन किया। कैसे वहां उसे तस्करों का एक दल मिला और उनमें 2 कोर्सिकन डाकू भी थे। उसने विस्तार से उस परिकठा जैसी आतिथ्य व्यवस्था का वर्णन किया जो काउंट ने उसे अपनी गुफा में दी थी। रात का भोजन, हशीश, मूर्तियां, यथार्थ और स्वप्न। और कैसे जागने पर उन सब घटनाओं का कोई प्रमाण शेष नहीं था, सिवाय उस छोटी नौका के जो पोर्तो वेकियो की ओर क्षितिज में लुप्त हो रही थी। फिर वह रोम पहुंचा। कोलोसियम की वह रात और काउंट तथा वाम्पा के बीच पेप्पिनो के विषय में हुई बातचीत, जिसमें काउंट ने डाकू के लिए क्षमा दिलाने का वचन दिया था और जिसे उसने पूरी तरह निभाया। अंततः वह पिछली रात के साहसिक प्रसंग पर आया, उस कठिनाई पर जब उसे झांत हुआ कि आवश्यक राशि से वह 6 या 700 प्यास्त्र कम है, और उस विचार पर जो अंततः उसके मन में आया कि वह काउंट के पास जाए, और जिसका परिणाम एक साथ विलक्षण और संतोषजनक सिद्ध हुआ। अल्बर्ट ने पूरी एकाग्रता से सुना। तो अब, उसने कहा, जब कथा समाप्त हुई, इस सब में तुम उसे किस बात का दोष देते हो? काउंट एक यात्री है और उसके पास अपनी नाव है क्योंकि वह धनी है। पोर्ट्समाउथ या साउथहैम्पटन जाओ और तुम अमीर अंग्रेजों की नौकाओं से भरे बंदरगाह देखोगे जो उसी शौक में लिप्त हैं, ताकि यात्रा में उसे कहीं ठहरने की जगह मिले, ताकि उसे उस भयानक भोजन को न खाना पड़े जो पिछले 4 महीनों से मुझे और पिछले 4 वर्षों से तुम्हें विष दे रहा है, और ताकि उसे उन घृणित बिस्तरों पर न सोना पड़े जिन पर नींद ही नहीं आती। इसलिए उसने मोंटे क्रिस्तो पर एक छोटा निवास सजवाया। जब वह सुसज्जित हो गया तो उसे भय हुआ कि टस्कन सरकार उसे निकाल देगी और उसका धन नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसने द्वीप ही खरीद लिया और उसका नाम अपना लिया। मेरे प्रिय मित्र, सोचो तो सही, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन संपत्तियों के नाम अपनाए हों जो कभी उनके पास थी ही नहीं। पर उसके दल में कोर्सिकन डाकुओं का क्या? फ्रांज ने पूछा। उनका क्या? अल्बर्ट ने कहा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तुम जानते हो कि कोर्सिकन डाकू चोर नहीं होते, बल्कि केवल ऐसे निर्वासित लोग होते हैं जिन्हें किसी वैर के कारण अपने नगर या गांव से निकाल दिया गया हो। उनके साथ उठना बैठना किसी को कलंकित नहीं करता। सच कहूं तो यदि मैं कभी कोर्सिका गया तो गवर्नर और प्रीफेक्ट से मिलने से पहले मैं कोलंबा के डाकुओं से मिलवाया जाना चाहूंगा, यदि वे कहीं मिल जाएं। मुझे तो वे बड़े मनोहर लगते हैं। पर वाम्पा और उसका गिरोह, फ्रांज ने आगे कहा, ऐसे डाकू हैं जो लोगों का अपहरण कर उनसे धन ऐंठते हैं। तुम इसे नकार नहीं सकते। ऐसे लोगों पर काउंट के प्रभाव के बारे में तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहता हूं? अल्बर्ट ने उत्तर दिया, यह कि चूंकि संभवतः मैं अपना जीवन उसी प्रभाव का ऋणी हूं, इसलिए मुझे उसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। इसलिए जहां तुम इसे घोर अपराध मानते हो, वहीं मैं उसे क्षमा कर देता हूं। यदि मेरे प्राण बचाने के लिए नहीं, जो शायद कुछ अधिक हो जाएगा, तो कम से कम 4,000 प्यास्त्र बचाने के लिए, जो हमारी मुद्रा में 24,000 लिव्र होते हैं। फ्रांस में मेरी कीमत इतनी ऊंची न होती, जो केवल यह सिद्ध करता है। उसने हंसते हुए जोड़ा कि कोई भी व्यक्ति अपने ही देश में भविष्यवक्ता नहीं होता। यही तो बात है, फ्रांज ने कहा। काउंट किस देश का है? उसकी भाषा क्या है? उसके जीवन निर्वाह के साधन क्या हैं? उसकी विशाल संपत्ति कहाँ से आई? इस रहस्यमय और अज्ञात जीवन का पहला भाग क्या था, जिसने दूसरे भाग पर इतना अंधकारमय और मानव विरोधी साया डाल दिया है? यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैं यही जानना चाहता। मेरे प्रिय फ्रांस, अल्बर्ट ने कहा, जब तुम्हें मेरा पत्र मिला और तुमने देखा कि हमें काउंट के प्रभाव की आवश्यकता है, तो तुम उसके पास गए और कहा, मेरा मित्र अल्बर्ट द मोरसेर्फ,
संकट में है, उसे बचाने में मेरी सहायता करो। क्या ऐसा नहीं था? हाँ। और क्या उसने तुमसे पूछा? ये ऑल्बर्ट द मोर्सेफ कौन है? उसका नाम कहाँ से आया? उसकी संपत्ति कहाँ से आई? उसके साधन क्या हैं? उसका देश कौन सा है? उसका जन्म कहाँ हुआ? बताओ, क्या उसने ये सब पूछा? नहीं, फ्रांज ने कहा। यह मैं स्वीकार करता हूं। वह बस आया। उसने मुझे पाम्पा के चंगुल से छुड़ाया, जिसमें तुम जिसे मेरी पूरी निश्चिंतता कहते हो। उसके बावजूद मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरी दशा बड़ी दयनीय थी। और अब ऐसी सेवा के बदले यदि वह मुझसे वही मांगता है जो पेरिस से गुजरने वाले किसी भी रूसी या इतालवी राजकुमार के लिए प्रतिदिन किया जाता है, अर्थात उसे समाज में परिचित कराना, तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? ऐसा कहना तो पागलपन है। यह स्वीकार करना होगा कि इस बार सामान्यतः जैसा नहीं होता था। ऑल्बर्ट के पास सभी तर्क थे। ठीक है, फ्रांस ने आह भरते हुए कहा। जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो, क्योंकि जो कुछ तुमने कहा है वह अत्यंत प्रभावशाली है। पर यह तथ्य बना रहता है कि मोंटे क्रिस्टो का काउंट एक अत्यंत विचित्र व्यक्ति है। मोंटे क्रिस्टो का काउंट परोपकारी है। उसने तुम्हें पेरिस आने का उद्देश्य नहीं बताया, पर वह मोंतियों पुरस्कार में भाग लेने आ रहा है। और यदि उसे सफल होने के लिए केवल मेरे मत और उस अत्यंत क्रूप सज्जन के मत की आवश्यकता है जो उन्हें वितरित करता है, तो मैं पहला दूंगा और दूसरा भी दिला दूंगा। अब मेरे प्रिय फ्रांस, इस विषय को यहीं छोड़ो, भोजन करो और संत पीटर की अंतिम यात्रा पर चलो। जैसा अल्बर्ट ने कहा था वैसा ही हुआ। अगले दिन शाम 5 बजे दोनों युवक एक दूसरे से विदा हुए। अल्बर्ट द मोरसेफ पेरिस लौटने के लिए और फ्रांस डेपिनाई वेनिस में 15 दिन बिताने के लिए। पर गाड़ी में बैठने से पहले अल्बर्ट ने होटल के सेवक को मोंटे क्रिस्टो के काउंट के लिए एक कार्ड दिया। इतना दृढ़ निश्चय था कि उसका अतिथि भेंट में चूक न जाए। उस पर लिखा था, विकॉन्त अल्बर्ट द मोरसेफ, और उसके नीचे पेंसिल से 21 मई सुबह 10:30 बजे, हेल्दर मार्ग, संख्या 27।